नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 12 को। यह आपकी 11 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियोडिक टेस्ट की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सेल्फ कीजिए, खुद कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। वैसे भी ये काफ़ी ईजी होती है। लास्ट 2 वीक में जितनी भी हमें वर्कशीट मिलती है उसी पर बेस्ड होती है हमारी असेसमेंट वर्कशीट। अगर आप खुद कर सकते हो अच्छी बात है, अगर खुद नहीं भी कर सकते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है और उसके बाद अपने आंसर को, अपने सॉल्यूशन को आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो ऑब्जेक्टिव है। एक हमें यहाँ पे स्रोत दिया गया, सोर्स दिया गया, उस पर बेस्ड रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस स्रोत को पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है शीत ऋतु की। उत्तरी भारत की अगर बात करें, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो शीत ऋतु का जो प्रारंभ है वो मध्य नवंबर से हो जाता है और ये फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और तापमान दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर, यानी कि दक्षिण से अगर हम नॉर्थ की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे तापमान है सर्दियों में घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का जो औसत टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि उससे नीचे नहीं जाता है। यानी वहाँ पर किस कारण होता है, वो समुद्र के प्रभाव के कारण होता है। जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे सम जलवायु होती है, वर्ष भर एक जैसा ही तापमान रहता है। जबकि उत्तरी मैदान में ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ये औसत की बात की जा रही है। ये 0 डिग्री पर भी आ जाता है। जैसे हम दिल्ली की अगर बात करें तो 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अगर हम राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों की बात करें तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी चला जाता है दिसंबर और जनवरी के महीनों में। दिन गर्म होते हैं, अपेक्षाकृत कंपेरेटली गर्म होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत गर्म होते हैं, थोड़े गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात, पाला पड़ना एक सामान्य सी घटना होती है। पाला क्या होता है, जैसे घास वगैरह या ठोस पदार्थ है उसके ऊपर जो बर्फ़ है उसकी एक पतली सी परत है वो जम जाती है, उसे पाला गिरना बोलते हैं। हिमालय के ऊपरी ढलानों पर स्नोफॉल यानी हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से इस दिशा में ऐसे चलती है और ये स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। इसका कारण ये कि यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है, ओके, और समुद्र की तरफ बात करें तो वहाँ पे लो एयर प्रेशर बेल्ट होता है। तो इसलिए हमेशा हाई से लो की तरफ पवनें चलेगी। तो इसलिए सर्दियों में क्योंकि तापमान कम होता है और वायुदाब ज़्यादा होता है, इसलिए पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, क्योंकि समुद्र में तापमान यहाँ से ज़्यादा होता है और वायुदाब कम होता है। और पवनें कैसे चलती है, हमेशा उच्च से कम वायुदाब की तरफ चलती है। और इसलिए हमारे देश में अधिकांश जो शीत ऋतु की बात करें तो ये शुष्क मौसम होता है, क्योंकि पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चल रही है तो उसमें नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो बारिश नहीं करती है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इन्हीं पवनों के कारण, क्योंकि ये तमिलनाडु के तट की तरफ जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब ये यहाँ से गुजरती है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है और इस तमिलनाडु के तट पर, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का जो तट है वहाँ पर ये बारिश करती है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि नवंबर या दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में बाढ़ आई होती है, तो वो इन्हीं पवनों के कारण होने वाली बारिश के कारण बाढ़ आती है। ये पवनें वहाँ पर समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसलिए वहाँ पर ये बारिश करती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और यही कारण है कि स्थल से समुद्र की तरफ पवनें चलने के कारण उत्तरी भारत में या ज़्यादातर जो भाग है देश के, वहाँ पर शीत ऋतु में बारिश नहीं होती। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम की बात करें तो यहाँ पे आसमान साफ रहता है, तापमान और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कम होती है, पवनें शिथिल और प्रवर्तित होती है, पवनें कम धीमी गति से चलती है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक अंश इस पार्ट का जलवायु चैप्टर से लिया गया। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। चलिए उनको देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न दिया गया, भारत में शीत ऋतु का काल है, यानी कि शीत ऋतु कब से कब तक होती है। तो इसमें आपका सही जो विकल्प रहेगा वो सी रहेगा, मध्य नवंबर से फरवरी तक। मध्य नवंबर से फरवरी तक का जो महीना होता है वो शीत ऋतु का जो समय होता है वो शीत ऋतु का समय होता है। उसके बाद भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। शीत ऋतु में
हमारे बात की जाए तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। कहाँ से कहाँ प्रभावित होती है? तो ये उच्च से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और निम्न वायुदाब कहाँ होता है? वो होता है समुद्र के ऊपर। तो ये स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किस पवन के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं? तापमान और आर्द्रता का कम होना, ये भी सही है। आसमान साफ होता है, ये भी सही है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो तापमान घटता जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए आंसर्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है इंडिया की बात की जाए तो। उसके बाद सेकंड है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उस स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, उन्हीं के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। और फोर्थ है उसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, ये सभी शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। तो ये हुए हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन भी दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5th क्वेश्चन है, कोल खोज क्या था, ये हमें बताना है। ओके, तो रूस में रूसी क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े बड़े खेतों का निर्माण किया गया, यानी कि सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। इन सामूहिक खेतों को ही कोल खोज कहा जाता था, यानी कि जो बड़े बड़े खेत थे, बड़े आकार के खेत थे, जिन पे किसान मिलकर के काम करते थे और अपनी मेहनत के अनुसार, उसी के अनुसार आपस में लाभ को बांट लिया जाता था, तो उन बड़े आकार के खेतों को कोल खोज कहा जाता था। उसके बाद सेकंड हमारा 6th जो क्वेश्चन दिया गया, रूसी क्रांति के 2 वैश्विक प्रभावों को हमें बताना है। तो रूस की देखा देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू कर दिया। पहला प्रभाव ये पड़ा कि रूस के बाद जो रूसी क्रांति, उसके बाद रूस की तरह ही अन्य सरकारों ने भी अब जो मजदूर थे, गरीब तबका था, उनकी रोजी रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इस प्रकार की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लग गया कि ये भी हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, अदरवाइज वहां पर भी क्रांति हो सकती है। तो पहला प्रभाव ये पड़ा। दूसरा, रूस की साम्यवादी सरकार को देखकर संसार के, विश्व के अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम इत्यादि में भी साम्यवादी सरकारें बने, यानी ये 2 बड़े वैश्विक प्रभाव पड़े थे रूसी क्रांति के। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th क्वेश्चन है, फेरेल का नियम क्या है, हमें बताना। फेरेल का नियम, इसे कोरियोलिस बल भी बोला जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल पैदा होता है, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूर्णन करती है और उससे एक बल पैदा होता है, जिसे कोरियोलिस बल या फिर फेरेल का नियम कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, यानी कि ऐसे मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें इस टाइप से, उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें कहाँ मुड़ेगी, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ओके, इस टाइप से। और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तो इसे बोलते हैं फेरेल का नियम या कोरियोलिस बल। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न दिया गया। 8वां प्रश्न है, लेनिन की अप्रैल थीसिस का वर्णन कीजिए। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, ये हमें बताना है। तो अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने सरकार के सामने 3 मांगें रखी। पहली मांग थी युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरी मांग थी सारी जमीन है वो किसानों के हवाले की जाए। तीसरी मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन्हीं 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये 3 मांगें थी, एक तरीके से 3 मांगें थी, और ये यूं भी कह सकते हैं कि लेनिन के चुनावी वादे थे कि ये किया जाए, अगर आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। ओके, तो ये थी अप्रैल थीसिस लेनिन की। उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न रहेगा। 9वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल मुख्य देश कौन कौन से थे। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल मुख्य देशों के नाम बताने हमें। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के गुट में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस शामिल थे। जबकि केंद्रीय शक्तियों की अगर बात करें तो उस गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की मुख्य देश शामिल थे। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न दिया गया। 10वां प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है, आप इनको थोड़ा सा इलोबरेट कर सकते हो, थोड़ा सा आप डिटेल में लिख सकते हो। पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश मतलब ये जो 0 डिग्री है, इसके समानांतर 0 से 90 नॉर्थ में और 0 से 90 दक्षिण में लाइनें हैं। इन समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो अक्षांश है वो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, तापमान बढ़ता जाएगा। तो अक्षांश है वो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है कि कौन सा देश किस अक्षांश पर स्थित है। दूसरा, ऊंचाई। ऊंचाई भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस
तापमान है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये भी प्रभावित करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। तीसरा, समुद्र से दूरी। समुद्र के आसपास के इलाकों में वर्ष भर सम जलवायु रहती है समुद्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि समुद्र का पानी है ना तो जल्दी गर्म होता और ना ही वो जल्दी ठंडा होता। तो समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर जो समुद्र का प्रभाव कम होता जाएगा और जलवायु कैसी हो जाएगी, महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगी, जहाँ गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होगी। तो ये भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद है जेट धाराएं। जेट धाराएं भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। जेट धाराएं जैसे वर्षा लाने में सहायक होती है, या फिर कई बार वहाँ के तापमान को कम कर देती है, कई बार वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। ये डिपेंड करता है कि ये जेट धाराएं किस स्थान से आ रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्थान की क्लाइमेट को प्रभावित करने वालों में। उसके साथ साथ स्थलाकृति। स्थलाकृति जैसे आप देखते हो कि पर्वतीय इलाके होते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं। पर्वतीय इलाकों पर जो आमतौर पे टेम्परेचर कम रहता है। इसी तरीके से थार का मरुस्थल होता है तो वहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और गर्मियों की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की जो बलुई मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये स्थलाकृति भी प्रभावित करती है किसी भी स्थान की जलवायु को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनमें से किन्हीं 4 फैक्टरों का आप डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में आप वर्णन करोगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।